हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर से पॉलिटिकल थियरी पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत राजनीतिक आधुनिकीकरण पढ़ा रहा हूं, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पढ़ा रहा हूं, जो यूनिट 5th में दिया गया है। और यह जो टॉपिक है यह एमए की कक्षाओं में भी संचालित होता है। एमए की कक्षाओं में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक पेपर है और उस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये विभिन्न टॉपिक दिए गए हैं। तो यह मेरा वीडियो एमए के छात्रों के लिए भी उपयोगी होगा। पिछले वीडियो में मैंने राजनीतिक आधुनिकीकरण से अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं से अवगत कराया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण, प्रतिमान, समस्याएं, राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्याएं और राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं राजनीतिक विकास में अंतर के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण। अभिकरण कौन कौन से होते हैं? जैसा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक जटिल परिवर्तन है। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है और वह जो परिवर्तन होता है वह उस परिवर्तन में अनेक तत्वों का योगदान होता है, अनेक अभिकरणों का योगदान होता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रक्रियाओं में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन इत्यादि परिवर्तनों में विभिन्न तत्वों का योगदान होता है, विभिन्न अभिकरणों का योगदान होता है। उन अभिकरणों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि ये विभिन्न अभिकरण हैं। पहला है अभिजन व बुद्धिजीवी, दूसरा है विचारधारा, तीसरा है सरकार, चौथा है राजनीतिक दल, दबाव समूह और शिक्षण संस्थाएं। ये विभिन्न अभिकरण हैं जो कि राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करते रहते हैं। इनका योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम पहला देखते हैं कि अभिजन, बुद्धिजीवी। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अभिजन क्या होता है, अभिजन कौन होते हैं। अभिजन समाज का एक ऐसा वर्ग होता है जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो समाज की दशा और दिशा तय करता है, और यह सम्मानित वर्ग होता है, यह प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, यह पूरे समाज पर अपना एकाधिकार रखता है, यानी कि समाज का निर्देशन यह करता रहता है। यह अभिजन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा अभिजन के संबंध में विचार व्यक्त किए गए हैं। पेरेटो हैं, मोस्का हैं, मिचेल्स हैं, पेरेटो हैं, मोस्का हैं इत्यादि विभिन्न विद्वानों के द्वारा अभिजन के संबंध में विश्लेषण किया गया है। तो इनके अनुसार अभिजन दो प्रकार के होते हैं। एक शासक अभिजन, जो सत्ता में होते हैं उनको हम शासक अभिजन कहते हैं। शासकेतर अभिजन, यानी कि एक शासक और एक शासित अभिजन, ये दो प्रकार के अभिजन होते हैं। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, दो प्रकार के अभिजन देखे जाते हैं। इसके अलावा भी अभिजन होते हैं जिनकी की प्रशासन में, राजनीतिक व्यवस्था में इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों में इत्यादि विभिन्न प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी देश हो वहां पर डेमोक्रेसी है। वहां क्या है? डेमोक्रेसी है। लेकिन वहां डेमोक्रेसी है और हर देशों में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ है, राजनीतिक संरचनाओं में परिवर्तन हुआ है। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं हैं और उन राजनीतिक संरचनाओं में डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जैसा कि हम विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को देख सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो शासन करने का दायित्व होता है या जो शासन करने वाले लोग होते हैं वह एक छोटा सा वर्ग होता है। वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में शासन करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में शासन करता है। यह एक छोटा सा वर्ग होता है और यह क्या होता है? बहुसंख्यक समाज होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का जनता के ऊपर शासन है, जनता का जनता के ऊपर शासन लोकतंत्र होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता की संपूर्ण भागीदारी होती है, जनता की हिस्सेदारी होती है लोकतांत्रिक संस्थाओं में। लेकिन हम देखते हैं कि जो बड़े देश हैं जैसे भारत है, अमेरिका है, कनाडा है इत्यादि, जो विशाल देश है, उस विशाल देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र के जो वास्तविक गुण होते हैं, जनता की संपूर्ण भागीदारी, वह नहीं हो पाती है। जनता की भागीदारी केवल चुनाव तक सीमित होती है। जनता केवल उनको वोट देती है, फिर 5 साल के बाद वोट देती है, यानी कि एक समयावधि के अंतर्गत वह वोट देती रहती है। जनता की संपूर्ण भागीदारी नहीं हो पाती है। ये जो छोटा सा वर्ग होता है
जैसे हम ये जो छोटा सा वर्ग होता है, यही देश की दशा और दिशा तय करते हैं, यही देश की दशा और दिशा तय करते हैं, यही शासन करते हैं, यही नीतियां बनाते हैं, यही विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करते हैं, यही विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करते हैं। तो इनको हम शासक वर्ग में रख सकते हैं। और यह शासक वर्ग जो होता है वह एक तरह से अभिजन ही होता है, वह अभिजन ही होता है। और वही कुछ ऐसा वर्ग होता है जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग होता है। यह बुद्धिजीवी वर्ग सरकार को सलाह देते रहते हैं, सरकार को निर्देश देते रहते हैं, और सरकार इन बुद्धिजीवी वर्ग को विभिन्न संस्थाओं में स्थान देती रहती है। जैसे विभिन्न आयोगों का जो गठन होता है, उस आयोग में इन बुद्धिजीवी वर्ग को ही रखा जाता है। जैसे कि विभिन्न आयोग में न्यायपालिका के सदस्यों को रखा जाता है, प्रशासकीय अधिकारियों को रखा जाता है, समाज के या राजनीति के वरिष्ठ लोगों को रखा जाता है। तो इस तरह से विभिन्न संस्थाओं में बुद्धिजीवियों का भी प्रतिनिधित्व होता है। और यही जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वह सरकार को दिशा देते हैं, सरकार को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, और सरकार इनके परामर्श के अनुसार कार्य करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अभिजन वर्ग होता है यह सत्ताधारी भी होता है और गैर सत्ताधारी भी होता है। यानी कि समय के अनुसार जो सत्ताधारी अभिजन होता है वह गैर सत्ताधारी अभिजन बन जाता है, यानी कि समय के अनुसार जो शासक अभिजन होता है वह शासित अभिजन बन जाता है, और जो शासित अभिजन होता है वह शासक अभिजन बन जाता है। तो हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के अभिजन होते हैं, जो हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो अभिजन होते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, इनका राजनीतिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राजनीतिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इन अभिजनों की भूमिका हम विकासशील और विकसित समाजों में देख सकते हैं, चाहे वह विकासशील राष्ट्र हो, चाहे विकसित राष्ट्र हो, इन सभी राष्ट्रों में हम अभिजनों की भूमिका को देख सकते हैं। और ये जो अभिजन वर्ग होता है यह संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, संविधान के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विधि के निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विभिन्न संरचनाओं के निर्माण में, राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारण में, सरकार के नीतियों की आलोचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं है कि जो अभिजन वर्ग है यह केवल शासन ही करता है, बल्कि जो शासित वर्ग होता है, शासित अभिजन होते हैं, वह सरकार की नीतियों का आलोचना करता है और सरकार के गलत नीतियों को जनता के समक्ष रखता है। तो इस तरह से अभिजन वर्ग प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक रूप देने का कार्य करता है। और इस संबंध में हम नौकरशाही को भी ले सकते हैं। नौकरशाही भी अभिजन वर्ग का ही एक रूप है, जिसका प्रशासन के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अभिजन वर्ग होते हैं, विभिन्न श्रेणी के अभिजन वर्ग होते हैं, जैसे इंजीनियर वर्ग, शिक्षक वर्ग इत्यादि जैसे विभिन्न अभिजन होते हैं जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं। यह भी राजनीतिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है विचारधारा। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन विचारधारा के माध्यम से होता है, और विचारधारा जो होती है वह राजनीतिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे प्राचीन समाजों में या मध्यकालीन समाजों में राजतंत्री शासन व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन राजतंत्री शासन व्यवस्थाएं धीरे धीरे विभिन्न रूपों में परिणित होने लगती हैं, क्योंकि मध्य युग के बाद विभिन्न विचारधाराओं का अस्तित्व होने लगता है, जैसे लोकतांत्रिक विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, सर्वाधिकारी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा इत्यादि विभिन्न विचारधाराओं का उदय होने लगता है। और इन विचारधाराओं ने वहां के राजनीतिक सत्ता की संरचना में परिवर्तन कर दिया। जो सत्ता एक तंत्री होती है अब वह बहुतंत्री हो जाती है। उस सत्ता के विभिन्न रूप हो सकते हैं, विभिन्न संरचनाएं हो जाती हैं। तो इस तरह से जो विचारधारा होती है यह व्यापक पैमाने पर पूरे देश का परिवर्तन करती है, पूरे देश का क्या हम कह सकते हैं, पूरे विश्व का परिवर्तन करती है। जैसे हम साम्यवादी विचारधारा को देख सकते हैं, चीन है, रूस है इत्यादि विभिन्न देश हैं। और इसी तरह से सर्वाधिकारी विचारधारा को देख सकते हैं, जिसमें कि फासिस्ट इटली है और नाजिस्ट जर्मनी है। इटली और जर्मनी की सत्ता में भी परिवर्तन होता है। और इसी तरह से रूस के सत्ता में परिवर्तन होता है। 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है। 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है, और उस बोल्शेविक क्रांति के द्वारा वहां की जारशाही शासन व्यवस्था का पतन होता है, और फिर वहां पे साम्यवादी शासन की स्थापना होती है लेनिन के नेतृत्व में। तो हम देखते हैं कि जो विभिन्न विचारधाराएं होती हैं, विभिन्न विचारधाराएं भी सत्ता में परिवर्तन करती है, सत्ता के स्वरूप में परिवर्तन करती है, सत्ता के संरचनाओं में परिवर्तन करती है, और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, यह समाज को केंद्र मानकर चलती है। इसी तरह से उदारवादी विचारधारा,
यह समस्त समाज के कल्याण की बात करती है। इस तरह से विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, जो विचारधाराएं समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में विभिन्न भूमिका निभाती हैं, विभिन्न भूमिका निभाती हैं। राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में, राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक रूप देने में यह सभी विचारधाराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो विचारधारा होती है, यह भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा हम देखते हैं कि सरकार, यह राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। और यह महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यह सरकार ही किसी राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करती है, सरकार ही किसी राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करती है। तो यह एक मजबूत अभिकरण है राजनीतिक आधुनिकीकरण का, क्योंकि जो सरकार के कार्य होते हैं, सरकार के निर्णय होते हैं, वो बाध्यकारी होते हैं और वो समस्त समाज पर या अपने राज्य में लागू किए जाते हैं। तो सरकार अगर चाहे तो अपनी पूरी संपूर्ण व्यवस्था को परिवर्तित कर दे, संपूर्ण व्यवस्था को परिवर्तित कर दे। यदि वह परिवर्तन करना चाहती है तो न भी कर सकती है। तो सरकार एक महत्वपूर्ण अभिकरण होती है आधुनिकीकरण में, राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन में, राजनीतिक संरचनाओं के गठन में, राजनीतिक संरचनाओं के निर्माण में, जनता को अधिक से अधिक सुविधा देने में और इनके द्वारा और सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, जैसे कि सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, शैक्षणिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब जब सरकारों का गठन होता है, वह नए नए नीतियां लागू करती रहती है और नए नए नीतियों के द्वारा आधुनिकीकरण होता रहता है, राजनीति का भी आधुनिकीकरण होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि पहले चुनाव जो होते थे वह बैलेट पेपर के द्वारा होते थे, वहां पे मुहर लगाई जाती थी नाम के सामने। आज उसी का रूप ईवीएम में ले लिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ने ले लिया है और मशीनों के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं। फिर ऑनलाइन वोटिंग भी हो सकती है, भविष्य में हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन वोटिंग भी हो सकती है। इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का जो परिवर्तन होता है या विभिन्न संस्थाओं का, विभिन्न संरचनाओं का परिवर्तन होता है, इसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजनीतिक दल, दबाव समूह और शिक्षण संस्थाएं। ये राजनीतिक दल, दबाव समूह, शिक्षण संस्थाएं भी राजनीतिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों का संबंध विभिन्न विचारधाराओं से होता है, यानी कि जितने राजनीतिक दल होते हैं उतनी विचारधाराएं होती हैं और यह विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इनकी विचारधाराओं की तरफ जनता आकर्षित होती रहती है, जैसे कि समाजवादी विचारधारा, लोक कल्याणवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा इत्यादि विभिन्न विचारधाराएं होती हैं। तो विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करके यह जनता को आकर्षित करते रहते हैं और शासन व्यवस्था में परिवर्तन करते रहते हैं। इसी तरह से दबाव समूहों को ले सकते हैं हम। ये दबाव समूह जो होते हैं, यह सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की मांगे करते हैं, विभिन्न प्रकार की मांगे करते हैं, अपने हितों के लिए मांगे करते हैं। अपनी मांगों के माध्यम से यह समाज का, राजनीति का आधुनिकीकरण करते रहते हैं। तो दबाव समूहों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण संस्थाओं को भी ले सकते हैं। शिक्षण संस्थाएं बच्चों का या व्यक्तियों का मानसिक विकास करती हैं, आध्यात्मिक विकास करती हैं, चारित्रिक विकास करती हैं, उनको सरकार के प्रति, शासन के प्रति समझ विकसित करती हैं और ये शिक्षण संस्थाएं व्यक्तियों को एक अच्छा नागरिक बनाती हैं और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। तो जब नागरिकों का विकास होता है, नागरिकों के मनोवृत्तियों का विकास होता है, उनके चरित्र का विकास होता है और वह राजनीति में योगदान देकर राजनीति का आधुनिकीकरण करते रहते हैं। क्योंकि शिक्षा संस्थाएं, क्योंकि व्यक्ति का जब विकास होता है, नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, तो वह भागीदारी के लिए प्रेरित करती है, समाज में भागीदारी के लिए प्रेरित करती हैं। यानी कि व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा समाज को महत्वपूर्ण दिशा दे सकता है, समाज का निर्देशन कर सकता है, विभिन्न व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न साधन हैं और सभी साधनों का किसी न किसी प्रकार का योगदान रहता है राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन में, राजनीतिक व्यवस्था के विकास में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान को हम देखते हैं। जैसा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई विशिष्ट प्रतिमान नहीं है, कोई निश्चित प्रतिमान नहीं है, कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि उस मॉडल के आधार पर हम समस्त व्यवस्थाओं में विकास कर सकते हैं, पूरे देश का विकास कर सकते हैं। केवल हम एक मॉडल की बात नहीं कर सकते हैं। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के मॉडल हैं, विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के मॉडल है। जैसे कि हम देख सकते हैं यूरोपीय मॉडल देख सकते हैं, यूरोपीय मॉडल दे सकते हैं और इसी तरह से यूएसए मॉडल दे सकते हैं,
चीन मॉडल दे सकते हैं, जापानी मॉडल देख सकते हैं, और पश्चिमी यूरोपीय मॉडल देख सकते हैं, पश्चिमी यूरोपीय मॉडल देख सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के मॉडल हैं और विभिन्न देशों ने अपने अपने तरीके से अपना विकास किया है। जितने भी यूरोपीय देश हैं वह अपने तरीके से विकास किए हैं, तो उनके सिस्टम को या उनके विकास को हम यूरोपीय प्रतिमान के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए इसी तरह से चीन ने भी अपना विकास किया है, तो चीन ने जिस तरह से विकास किया है उसके विकास के रास्ते को या विकास की अवस्था को हम चीनी प्रतिमान दे सकते हैं। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना विकास किया, उसको हम यूएसए प्रतिमान कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका ने विकास किया, दक्षिण अमेरिका प्रतिमान कर सकते हैं। तो इस तरह से विभिन्न देशों के विभिन्न प्रतिमान हैं और विभिन्न देशों ने विभिन्न समस्याओं का निराकरण अपने अपने तरीके से किया है। अपने अपने तरीके से उन्होंने अपने देश की समस्याओं का निराकरण किया है, समस्याओं का समाधान किया है। तो इस तरह से विभिन्न देशों के विभिन्न प्रतिमान हो सकते हैं, हम किसी एक प्रतिमान की बात नहीं कर सकते। फिर भी एडवर्ड सिल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट यह 1962 में पब्लिश होती है। 1962 में पब्लिश होती है। एडवर्ड सिल्स ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट में इस राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 प्रतिमान बताए हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 प्रतिमान बताए हैं। पहला प्रतिमान है राजनैतिक लोकतंत्र। राजनैतिक या राजनीतिक लोकतंत्र इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दूसरा है अभिभावक लोकतंत्र, ट्यूटलरी डेमोक्रेसी। तीसरा है आधुनिकीकरणशील अल्पतंत्र, मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की। चौथा है सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र, टोटलिटेरियन ओलिगार्की। पांचवा है परंपरागत अल्पतंत्र, ट्रेडिशनल ओलिगार्की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एडवर्ड सिल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट में 5 प्रतिमान का उल्लेख किया है। आधुनिकीकरण के 5 प्रतिमानों का उल्लेख किया है कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में किस प्रकार के विकास होते हैं और कौन कौन से मॉडल होते हैं। तो पहला मॉडल है राजनीतिक लोकतंत्र। यह जो राजनीतिक लोकतंत्र है यह एशिया अफ्रीका के देशों में देखा जा सकता है। एशिया और अफ्रीका के देशों में देखा जा सकता है, अफ्रीका का, क्योंकि एडवर्ड सिल्स ने विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है। एशिया का, अफ्रीका का, लैटिन अमेरिका का, यूरोप का, विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है। विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन करके यह एक प्रतिमान बताया है कि विभिन्न देशों में आधुनिकीकरण के कौन कौन से प्रतिमान हैं, और इस प्रतिमान को हम राजनीतिक विकास में भी पढ़ सकते हैं। तो राजनीतिक लोकतंत्र अधिकांशतः एशिया और अफ्रीका के देशों में देखा जा सकता है। इन देशों में ब्रिटिश संरचनाएं विद्यमान रहती हैं, यानी कि ब्रिटिश व्यवस्थाएं विद्यमान रहती हैं। जिस तरह से ब्रिटिश व्यवस्था है उसी तरह से ब्रिटिश व्यवस्था विद्यमान रहती है, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था रहता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और इनकी जो विभिन्न संरचनाएं होती हैं वह भी ब्रिटिश व्यवस्था से मिलती जुलती प्रतीत होती है। इस राजनीतिक लोकतंत्र में व्यवस्थापिका को श्रेष्ठ माना जाता है। जो संसद होती है उस संसद को श्रेष्ठ माना जाता है और विरोधी दल के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। विरोधी दल भी होते हैं, विरोधी दल के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, विरोधी दल की बातों को भी सुनी जाती है। जनमत प्रभावित होता है, जो सरकार होती है उसके ऊपर जनमत का प्रभाव होता रहता है, और सत्ता जो होती है वह व्यवस्थित तरीके से प्रयोग होता है। सत्ता का प्रयोग व्यवस्थित तरीके से होता है। और एडवर्ड सिल्स के अनुसार जो भारत है, मलाया है, नाइजीरिया है, इस वर्ग में आने के योग्य नहीं है। इस वर्ग में अभी आने के योग्य नहीं है, अभी ये विकास अपना कर रहे हैं, अभी इस वर्ग में आ रहे हैं। और उनका कहना है कि यहाँ जो चुनाव होता है वह केवल दिखावे के लिए होता है। चुनाव केवल दिखावे के लिए होता है। जो बड़े देश होते हैं चुनाव केवल दिखावे के लिए होता है। चुनाव में जनता भाग लेती है, लेकिन शासकीय नीतियों में विधि निर्माण में जनता की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। केवल प्रतिनिधि ही सारे राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो यह है राजनीतिक लोकतंत्र, यानी कि राजनीतिक रूप से कुछ व्यक्तियों को जब सत्ता हस्तांतरित की जाती है और वहां संविधान होता है, संविधान के अनुसार चलाई जाती है, जनता की संपूर्ण भागीदारी नहीं होती है, और जनता की संपूर्ण भागीदारी नहीं होती है, परंतु जनता का पूरा समर्थन होता है। जनता का पूरा समर्थन उस राजनीतिक दल को या उस सरकार को होता है। तो ऐसे देशों की व्यवस्था को हम राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं।
दूसरा है अभिभावक लोकतंत्र, ट्यूटेलरी डेमोक्रेसी। अभिभावक लोकतंत्र, यहाँ की अभिभावक लोकतंत्र मतलब कि वहां तो लोकतंत्र होता है, लेकिन लोकतंत्र का नेतृत्व एक ही व्यक्ति करता है, एक ही व्यक्ति करता है, यानी कि एक ही व्यक्ति होता है या कुछ व्यक्ति होते हैं, वही व्यक्ति लोकतंत्र का नेतृत्व करते हैं, शासन व्यवस्था में वही होते हैं, यानी कि इसको हम निर्देशित लोकतंत्र कहते हैं। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति होते हैं सुकर्णो के राजनीतिक व्यवस्था को हम अभिभावक लोकतंत्र का नाम दे सकते हैं। और इस शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है, वह कार्यपालिका एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है, वह व्यक्ति प्रभावशाली होता है, और संसद जो होती है या अन्य संस्थाएं जो होती है केवल परामर्श देने का कार्य करती है, और जितने भी प्रेस होते हैं जनमत होती हैं और जितने भी प्रेस जनमत राजनीतिक दल होते हैं, यह क्या इनके ऊपर विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं लगी होती हैं, इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगे होते हैं, यानी कि जो संसद होती है वह केवल उस नेता को सलाह ही देती है और वह नेता अपने विवेक के अनुसार शासन करता है। तो ऐसे शासन व्यवस्था को एडवर्ड सिल्स ने अभिभावक लोकतंत्र का नाम दिया है कि पूरे देश का एक अभिभावक हो और वही अभिभावक पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करता है। अब तीसरा देखते हैं, आधुनिकीकरणशील अल्पतंत्र, मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की। ये जो आधुनिकीकरणशील अल्पतंत्र होता है, इस श्रेणी में एडवर्ड सिल्स ने विभिन्न देशों को समाहित किया है, जैसे सूडान, अरब, मिस्र, पाकिस्तान, ये सब जो हैं यह इस श्रेणी में आते हैं, यह आधुनिकीकरणशील अल्पतंत्र की श्रेणी में आते हैं। इनका कहना है, एडवर्ड सिल्स का कहना है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में एक अल्पसंख्यक वर्ग होता है। एक क्या होता है? अल्पसंख्यक वर्ग होता है, और यही अल्पसंख्यक वर्ग पूरे समुदाय पे शासन करता है। जितने भी समुदाय होते हैं, राज्य में जितने भी नागरिक होते हैं, सारे नागरिकों के ऊपर शासन कौन करता है? यही माइनॉरिटी क्लासेज करती है, अल्पसंख्यक वर्ग होता है। अल्पसंख्यक वर्ग की शासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वही शासन करने का उत्तरदायित्व ले लेता है। जितनी भी संस्थाएं होती हैं, वह संस्थाएं जो होती हैं वह केवल परामर्श देती हैं, उनका कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। और इस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में हमेशा संघर्ष होते रहते हैं, तानाशाही स्थापित हो सकती है, सैन्य शासन स्थापित हो सकता है, एक दल का वर्चस्व हो सकता है, एक दल दूसरे दल को मिटाकर अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान में देख सकते हैं, मिस्र में देख सकते हैं, सूडान में देख सकते हैं, इत्यादि विभिन्न कंट्री में देख सकते हैं कि एक दल जो होता है वह दूसरे दल के अस्तित्व को मिटा देता है और अपनी सत्ता स्थापित कर देता है। अभी हाल ही में हम अफगानिस्तान में देख सकते हैं कि अफगानिस्तान की सरकार का पतन किया गया, वहां पे तालिबानी सरकार की स्थापना होती है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को हम आधुनिकीकरण अल्पतंत्र की संज्ञा दे सकते हैं, और यही जो अल्पतंत्र होता है यह राजनीतिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो विरोधी दल होता है या जो सरकार के विरोधी लोग होते हैं, विरोधी विचारधारा होती है, उनको राष्ट्रद्रोही मान लिया जाता है, और फिर उनको या तो जेल में बंद कर दिया जाता है या फिर उनको निर्वासन। तो इन सभी देशों में या इन सभी राजनीतिक व्यवस्था में प्रजातंत्र होता है, परंतु प्रजातंत्र केवल एक दिखावा मात्र होता है। जितनी भी संस्थाएं होती हैं सब इसके अधीन होती है। चौथा है सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र, टोटलिटेरियन ऑलिगार्की। यह जो टोटलिटेरियन ऑलिगार्की होता है, यह भी शासन का आधुनिकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें भी सरकार होती है, इसमें भी जनता का समर्थन लिया जाता है, लेकिन एक तरह से जबरदस्ती समर्थन लिया जाता है। जनता की जो भावनाएं होती है, जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त तो किया जाता है शासन के माध्यम से, लेकिन वह अभिव्यक्तिकरण क्या होता है? मिथ्या होता है, यानी कि झूठी होती है। जनता ऐसी सरकार का समर्थन नहीं करती है, लेकिन जबरदस्ती नीतियों को मानने की बाध्यता आरोपित कर दी जाती है जनता के ऊपर। जैसे कि हम फासिस्ट इटली में देख सकते हैं, नाजी जर्मनी में देख सकते हैं। जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है, इटली में फांसीवाद का उदय होता है। इसी तरह से जापान में शिंटो आबे का उदय होता है। शिंटोवादी ग्रुप को देख सकते हैं, जापान में शिंटो आबे का उदय होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं, इसी तरह से हम रूस को भी देख सकते हैं, रूस में भी साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। उत्तर कोरिया को भी देख सकते हैं, उत्तर कोरिया
जहां जहां तानाशाही व्यवस्था है, उन सभी तानाशाही व्यवस्थाओं को हम सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र ले सकते हैं, क्योंकि ये जो अल्पतंत्र होता है, सारे अधिकार इसके पास होते हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता प्रतिबंधित कर दी जाती है, प्रेस की, विचारधारा की और विरोधी दल की स्वतंत्रता प्रतिबंधित कर दी जाती है। केवल एक ही दल होता है या एक ही व्यक्ति होता है, वही पूरे शासन को चलाता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कर सकते हैं? सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र, टोटलिटेरियन, ऑलिगार्की, टोटलिटेरियन इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि टोटल यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब कुछ इसी के अधीन होती है, और जो भी विभिन्न संस्थाएं होती हैं वह सब इसी के निर्देश के अनुसार कार्य करती है। कोई भी संस्था स्वतंत्र नहीं होती है, जो शासक होता है उसी शासक के अधीन सब होता है। पांचवा हम देख सकते हैं परंपरागत अल्पतंत्र, ट्रेडिशनल ओलिगार्की। यह जो परंपरागत लोकतंत्र होता है, यह राजतंत्री होता है। विभिन्न देशों में देख सकते हैं कि आज भी वहां की व्यवस्थाएं राजतंत्री बनी हुई हैं, यानी कि परंपरा, उस देश के लोग अपनी परंपराओं को कायम रखे हुए हैं, राजतंत्र में निष्ठा रखे हुए हैं। जैसे सऊदी अरब को ले सकते हैं, अरब कंट्री को ले सकते हैं, वहां भी राजतंत्री शासन व्यवस्थाएं हैं। 2002 तक हम नेपाल को ले सकते थे, 2002 तक हम नेपाल को ले सकते हैं, जब तक कि वहां राजशाही का पतन नहीं हुआ था, नेपाल को ले सकते हैं, भूटान को ले सकते हैं, इत्यादि विभिन्न देशों को ले सकते हैं जहां पर राजतंत्री शासन व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं। इनकी शासन व्यवस्था रूढ़िगत होता है, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और आधुनिक युग में बने रहने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एडवर्ड सिल्स के द्वारा ये 5 प्रतिमान बताए गए हैं आधुनिकीकरण के, परंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई ठोस प्रतिमान नहीं होता है, कोई विशिष्ट प्रतिमान नहीं होता है। जितने देश होते हैं उतने प्रतिमान होते हैं। सब देश अपने अपने हिसाब से विकास करते हैं, अपने अपनी समस्याओं का निराकरण खुद करते हैं, अपने तरीके से राज्य व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं, आधुनिकीकरण करते हैं। और प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, जो समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती हैं, और जो समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती हैं, आधुनिकीकरण के मार्ग में प्रशस्त होती रहती हैं, या आधुनिकीकरण के मार्ग की ओर अग्रसर होती रहती हैं। आइए अब देखते हैं समस्याएं, राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्याएं क्या है। आइए अब एक नजर राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्याओं पर डाल लेते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्याएं क्या है? पहली समस्या है उपराष्ट्रों की एकीकरण की चुनौती। उपराष्ट्रों के एकीकरण की चुनौती, जो विभिन्न उपराष्ट्र होते हैं वह जब एक नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हम भारत में देख सकते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में विभिन्न रियासतें थीं, करीब 562 देशी रियासतें भारत में थीं आजादी के पश्चात। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पूरे भारत का एकीकरण किया गया। यदि ये जो विभिन्न रियासतें थी भारत के अंतर्गत, यह रियासतें भारत में विलय नहीं हो पाती तो फिर हम एकीकृत भारत की बात नहीं कर सकते हैं, आधुनिक भारत की बात नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि 3 रियासतें होती हैं, जूनागढ़ हैदराबाद रियासत और जम्मू और कश्मीर, इनका विलय भारत में नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जूनागढ़ रियासत का विलय किया जाता है और हैदराबाद रियासत का विलय किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का विलय नहीं हो पाता है। वहां 370 लागू किया जाता है, वहां अनुच्छेद 370 लागू हो जाता है, यानी कि जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा रहकर भी भारत का हिस्सा नहीं था। फिर हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं कि जो अनुच्छेद 370 लागू था वह मोदी सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया, उसमें संशोधन कर दिया गया 2020 में, और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक एकीकृत भारत की संज्ञा हम दे सकते हैं, यानी कि भारत हमारा क्या हो गया, एकीकृत हो गया, एक राष्ट्र हो गया। तो राष्ट्र के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की उपराष्ट्रीय व्यवस्थाएं होती हैं, जब तक उपराष्ट्रीय व्यवस्थाएं राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में विलय नहीं करती हैं, तब तक उस देश का आधुनिकीकरण नहीं हो सकता है। तो यह उपराष्ट्रों के एकीकरण की चुनौतियां कुछ होती हैं। प्रजाति और धर्म होता है उस देश में, यह भी आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। परंपरागत भाषा संस्कृत होती है, हम अपनी परंपरागत भाषा को छोड़ना नहीं चाहते हैं, संस्कृत को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अतः हम आधुनिकीकरण के मार्ग में पिछड़े होते हैं, हमारा आधुनिकीकरण नहीं हो पाता है।
और नए पुराने मूल्यों का संघर्ष रहता है। हम नए पुराने मूल्यों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। पुराने मूल्यों को ही लेकर हम चलते रहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए। वर्तमान में हम पुराने मूल्यों को लेकर चलते रहते हैं। जैसे राजनीतिक मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्यों में हम पुराने मूल्यों को लेकर चलेंगे तो हमारा राजनीतिक विकास नहीं हो पाएगा। हमारा राजनीतिक विकास नहीं हो पाएगा, राजनीति का आधुनिकीकरण नहीं हो पाएगा, नई नई व्यवस्थाएं लागू नहीं हो पाएंगी। जैसे हम देख सकते हैं कि 1984 में कंप्यूटर क्रांति होती है। विभिन्न दफ्तरों में केवल मैनुअल कार्य हुआ करते थे, यानी कि केवल कागजों पर ही कार्य हुआ करते थे, यानी कि केवल रजिस्टर में सब कार्य होते थे, कोई डाटा उनका नहीं था। कंप्यूटर की क्रांति नहीं होती, यानी कंप्यूटर ऑफिसों में था नहीं। और जब कंप्यूटर आया तो लोगों को थोड़ी सी समस्याएं हुई, लेकिन लोगों ने उसको एडॉप्ट किया। और वर्तमान में हम देख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, यानी कि डिजिटलाइजेशन हो गया है। हर दफ्तर, हर ऑफिस में हम देख सकते हैं कि आप डाटा ऑनलाइन देख सकते हैं। तो इस तरह से नए पुराने मूल्यों का संघर्ष होता रहता है, प्रतिरोधी समाजीकरण होता रहता है। समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो सरकार के प्रति विद्रोह पैदा करते हैं, समाज के प्रति विद्रोह पैदा करते हैं, और विभिन्न गुटों का या विभिन्न समुदायों का जो सामाजिकरण होता है वह अनुचित दिशा में होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ राजनीतिक आधुनिकीकरण की विभिन्न समस्याएं हैं। इन समस्याओं के कारण किसी भी देश के राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन शीघ्र नहीं हो पाता है। तो मैंने आप लोगों को राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में आने वाली समस्याओं का भी उल्लेख संक्षेप में किया। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण, प्रतिमान और समस्याओं से अवगत कराया। अब आधुनिकीकरण और विकास में अंतर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में अंतर बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।